Welcome to SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. This is SST Edupedia. I am Prabhat Singh, Assistant Professor from BCBI Department, and today I am starting a concept on central banking, a subject which is TY BCBI Semester 6. I am continuing with the topic of Module 1, in which an overview of central banking. So let's continue. As I just tell you about the central banking means. So this is the picture of central bank in India, which is RBI, and then we are continuing with the topic where central banking definition. A central bank is the bank in any country to which has been entrusted the duty of regulating the volume of currency and credit in that country. We generally mean students, central bank एक ऐसा बैंक होता है किसी भी कंट्री में जिसका काम क्या होता है कि पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना और साथ ही साथ करेंसी के वॉल्यूम को देखना और कंट्री के जो क्रेडिट्स हैं उनको संभालना. जो स्टेटमेंट गिवन है विच इज़ गिवन बाय बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट. अगर हम बात करें कि इसका इतिहास किस तरीके का रहा है सेंट्रल बैंक का, सो बैंक ऑफ इंग्लैंड वाज द वर्ल्ड फर्स्ट इफेक्टिव सेंट्रल बैंक दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1694 एज पर द रेजोल्यूशन पास इन ब्रुसेल्स फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस. ये मेंशन किया गया कि 1920 ऑल द कंट्रीज शुड एस्टैब्लिश अ सेंट्रल बैंक फॉर इंटरेस्ट ऑफ वर्ल्ड कोऑपरेशन, विच मीन्स 1920 में जो फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रुसेल्स में, उसमें ये मेंशन किया गया है कि हर एक इंडिविजुअल कंट्रीज को क्या करना है, दे हैव टू मेक अ सेंट्रल बैंक टू गेटिंग अ प्रॉपर कोऑपरेशन विद ऑल द अदर नेशंस. इसी के अंतर्गत इंडिया में भी आरबीआई को बनाया गया एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935, बट जो पार्लियामेंट में इनके जो एक्ट पास हुए थे वो 1934 में हुए थे. देन वी टॉक अबाउट एवोल्यूशन ऑफ द आरबीआई. आरबीआई का एवोल्यूशन किस तरीके का रहा है. सो आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री जो कि इंडिया है. सेंट्रल बैंक्स आर रिलेटिवली रिसेंट इनोवेशंस एंड मोस्ट सेंट्रल बैंक्स एज वी नो देम टुडे वर एस्टैब्लिश्ड अराउंड द अर्लियर 20th सेंचुरी, विच मीन्स आज के समय में हम जितने भी सेंट्रल बैंक के बारे में जानते हैं सुनते हैं, ये सारी की सारी जो बैंक्स हैं जनरली 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में बना ली गई थी. आरबीआई वॉज सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, जो उस समय बिफोर इंडिपेंडेंस ये कमीशन लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत आरबीआई एक्ट 1934 2 of 1934 में स्टैट्यूटरी बेसिस पे फंक्शनिंग करने के लिए बैंक को बनाया गया था और जो कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन था वो शुरू हुआ था April 1, 1935. Then with the introduction of LPG in 1991, basically LPG means liberalization, privatization and globalization. इस LPG को इंडिया में लाने के समय 1991 में जो भी क्राइसिस थी इंडिया में, तो उस क्राइसिस के अकॉर्डिंग आरबीआई को भी बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ा था. एंड रोल में इनके कुछ चेंजेस करने पड़े, जिसे कि हमें मेंशन किया गया. इट्स रिक्वायर्ड नॉट ओनली टू मॉनिटर एंड रेगुलेट द फाइनेंशियल सेक्टर बट ऑल्सो टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स. समय समय पर आरबीआई रिफॉर्म्स को लेकर के आती है. मार्केट में जो फाइनेंशियल सेक्टर है बहुत ही कॉम्पिटिटिव और डायनामिक है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए आरबीआई रिफॉर्म्स हर 2 या 3 साल में या फिर क्वार्टरली बेसिस पे रिफॉर्म्स देखने को मिलता है. इवन इनके साथ साथ इन्होंने कुछ और भी डेवलपमेंट्स किए हैं इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. दे हैव ओपन वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI which is Industrial Development Bank of India, then NABARD National Bank for Agricultural Reconstruction Development. इनके जो रोल से काफ़ी क्रूशियल हो जाता है बिकॉज आरबीआई के कंट्रीब्यूशन में इनका इक्वल राइट है, इक्वल सपोर्ट होता है और ये कैपिटल जनरेशन, क्रेडिट प्रोवाइड और साथ ही साथ पूरे इंडिया की जो कैपिटल फॉर्मेशन है इसमें भी हेल्प करती हैं. स्टूडेंट्स, देन वी मूव फॉरवर्ड टू टॉक अबाउट द चैलेंजिंग फेज ऑफ सेंट्रल बैंकिंग, कि वर्ल्ड में जो सेंट्रल बैंकिंग है वो किस तरीके से इनके अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स. एज आई टेल यू, ऑल द सेंट्रल बैंक्स दे हैव टू इशू अ पेपर मनी एंड विच इज देयर हैविंग अ सोल अथॉरिटी और सोल पर्पस कि यही इशू कर सकती है. इनके अलावा किसी भी और बैंक्स को ये राइट्स नहीं होते हैं पेपर करेंसी को इश्यू करने के लिए और या फिर सर्कुलेट करने के लिए, और ये एक तरीके से लीगल टेंडर मनी कहलाता है. And the issue department of the central bank has a responsibility to issue notes and coins. और ये किसे इशू करते हैं? टू द कमर्शियल बैंक्स. Even the central bank regulate the credit and currency
according to the economic situation of the country, which means depending upon the inflation or deflation in the economy, उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल बैंक क्या करती है, क्रेडिट को रेगुलेट करती है और ये भी देखती है कि मार्केट में जो पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा बना रहे. देन द सेकेंड changes which are bankers, agent and advisor to the government. Basically we are talking about the functions of central bank जो कि इनकी primary functions होती हैं, इसके अंदर में जो RBI है वो एक्ट करती है एज ए बैंकर, जिसके अकॉर्डिंग वो फिजिकल एजेंट भी बनी हुई है और साथ ही साथ एडवाइजरी भी करती है गवर्नमेंट को, विच मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स. एज ए बैंकर ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के डिपॉजिट्स को अपने पास रखती है एंड साथ ही में गवर्नमेंट्स के बिहाफ में पेमेंट भी करती है, गवर्नमेंट्स के बिहाफ में रिसीव भी करती है. एंड इवन दे ऑल्सो कीप अ स्टॉक ऑफ गोल्ड ऑफ द कंट्री. एज ए फिजिकल एजेंट ये मार्केट में शॉर्ट टर्म लोन भी रेज करती है टू द गवर्नमेंट विच इज नॉट एक्सीडिंग 90 days और साथ ही साथ ये फ्लोट लोन भी प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट्स को एंड लोकल बॉडीज को. एंड हमारे देश के एंटायर पब्लिक डेट को ये गवर्नमेंट के बिहाफ में कंटिन्यू करती है. तो ये इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है जिसके अकॉर्डिंग ये एडवाइजरी, एजेंट और एज ए बैंकर डील करती है मार्केट में. देन वी टॉक अबाउट बैंकर्स टू द बैंक, विच मीन्स आरबीआई के अकॉर्डिंग आरबीआई के नीचे जितने भी कमर्शियल बैंक्स आती हैं वो सारी की सारी कमर्शियल बैंक्स को हैंडल करने के लिए आरबीआई मार्केट में है. आरबीआई क्या करती है, ये एक रूल्स और गाइड्स इन्होंने बना के रखे हैं जिसके अकॉर्डिंग हर कमर्शियल बैंक को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आरबीआई के पास केप्ट रखना पड़ता है, बिकॉज इन फ्यूचर जब भी कोई भी सिचुएशंस अराइज हो या फिर कुछ भी क्लियरिंग हाउस में कुछ भी इश्यू हो तो ऐसे में जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक के इन ट्रांजेक्शंस को प्रॉपर तरीके से क्लियर कर देती है. तो इसके लिए भी बैंकर्स टू द बैंक एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सेंट्रल बैंक का. Then we talk about custodian of foreign exchange reserves, which means central banks अपने पास foreign exchange reserves को रखती है, which means कि मार्केट में जो foreign currencies जो आती हैं हमारी और दूसरी कंट्री के जो हमारे जो टाइप्स होते हैं तो उसे मेंटेन करने के लिए, बिकॉज मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस हैं हमारी करेंसी डोमेस्टिक करेंसी एज वेल एज फॉरेन करेंसी के बीच में, तो उन्हें प्रॉपर तरीके से स्टेबिलिटी बनाने के लिए भी मार्केट में आरबीआई क्या करती है, फिर कमर्शियल बैंक क्या करती है, इनका कस्टडी रखती है. देन वी टॉक अबाउट कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, विच मीन्स मार्केट में जिस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई बढ़ती जाती है, सो उस डिमांड एंड सप्लाई को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई है वो दो तरीके के मेजर्स का इस्तेमाल करती है, विच इज क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स. ये एक तरीके का वेपन है आरबीआई के पास या सेंट्रल बैंक के पास जिनके द्वारा वो क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं. इसके मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन पीरियड एंड डिफ्लेशन पीरियड मार्केट को स्टेबल करने के लिए आरबीआई ये स्टेप्स उठाती है और साथ ही साथ देश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और फाइनेंशियल सेक्टर को बढ़ाने के लिए ये अपना प्रॉपर रोल प्ले करती है. तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम जो टॉपिक कवर किया है, द टॉपिक गेट कवर्ड इन द सेंस ऑफ द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, एंड नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक वी कॉल्ड एज इन्फ्लेशन टारगेटिंग. बेसिकली ये सेंट्रल बैंक के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि किसी भी कंट्री को प्रॉपर देखते स्टेबल रखने के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें जो फर्स्ट है हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग. एज यू नो, इन्फ्लेशन वर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है जनरली राइजिंग द लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस होती हैं समय समय पर जो बढ़ती जाती हैं. तो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कुछ स्टेप्स लेती हैं, जहां पर मेंशन किया गया एन इन्फ्लेशन टारगेटिंग सेंट्रल बैंक कैन बूस्ट और लोअर इंटरेस्ट रेट्स, विच मीन्स जब इन्फ्लेशन को टारगेट करती है तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, या तो बूस्ट करेंगी या तो इंटरेस्ट रेट को लो करेंगी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द कंट्री. अगर इन्फ्लेशन है तो मार्केट में प्राइस को लो करेगी जिसके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमी है वो प्रॉपर तरीके से स्टेबल होकर के चल सके. ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मीडियम टर्म इन्फ्लेशन का जो टारगेट रखा था वो है 4% विद द बैंड ऑफ प्लस एंड -2%, विच मीन्स कि 4% का जो इन्होंने जो इन्फ्लेशन टारगेट रखा है उसके अकॉर्डिंग अगस्त 2016 से लेकर मार्च 2021 तक के बीच में ये जो बैंड है +2 या -2 के रेंज में ही मूव ऑन करेगा. सो द इन्फ्लेशन टारगेट इज फिक्स इन टर्म्स ऑफ ऑल इंडिया. बेसिकली जो टारगेट फिक्स किया जाता है ये इंडिया में हर एक स्टेट में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर सीपीआई कंबाइंड इशू बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा. देन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग, let's move to the another topic which is exchange rate targeting, which means
सेंट्रल बैंक क्या करती है, टारगेट एक्सचेंज रेट जो मार्केट में हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, उस डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसीज के अकॉर्डिंग उनके वैल्यूज को रेट करना, उनके वैल्यूज को प्रॉपर तरीके से डिनोट करना, ये काम होता है सेंट्रल बैंक का। ये पॉलिसी ये बनाती है कि मार्केट में जो भी फ्लक्चुएशंस हैं, उस फ्लक्चुएशंस के कारण इकोनॉमी को नुकसान ना पहुंचे, बिकॉज जो फ्लक्चुएशन होती हैं वो वोलेटाइल होती हैं। तो वोलेटाइल को प्रॉपर तरीके से स्टेबल रखने के लिए हमें एक्सचेंज रेट टारगेटिंग की जरूरत पड़ती है। सो इन विच हमें देखने को मिल रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट का पोजीशन, नेचर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये कुछ ऐसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका जो इंपॉर्टेंस है वो हमारे एक्सचेंज रेट पर पड़ता है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स कि एक्सचेंजेस कितने टाइप्स के होते हैं। सो आपके सामने फर्स्ट मैंने मेंशन किया है फिक्स एक्सचेंज रेट, विच मीन्स यहाँ पर गवर्नमेंट अपने तरफ से प्राइस को फिक्स करती है अपने कंट्री के करेंसी को विथ अनदर फॉरेन करेंसी के साथ। यहाँ पर कोई भी अदर पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है व्हाइल फिक्सिंग द प्राइस। देन सेकेंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, यहाँ पर बाय मार्केट फोर्सेज, विच मीन्स डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ये क्रिएट करते हैं कि मार्केट में जो भी प्राइसिंग होगी वो किस तरीके की होंगी, किस तरीके से प्राइस बढ़ेंगी या फिर डिक्रीज होंगी। एंड द थर्ड वन इज मैनेज फ्लोटिंग रेट, दैट कंसेप्ट विच मीन्स यहाँ पर दोनों का हमें मिक्सचर देखने को मिलता है, विच इज बाय गवर्नमेंट एंड मार्केट फोर्सेज, दोनों का मिक्सचर, विच मीन्स यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है, जहाँ पर ये प्राइस को फिक्स करती है कि एक प्रॉपर बेंचमार्क रहेगा, उस बेंचमार्क के बीच में ही प्राइसिंग फ्लक्चुएट्स होंगी, ना ही उस बेंचमार्क्स के वो ऊपर जाएगा ना ही वो उस बेंचमार्क के वो नीचे जाएगा। सो इससे हम कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग रेट। सो देयर आर टोटल 3 टाइप्स, फिक्स जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल होता है, सेकेंड जहाँ पे मार्केट फोर्स अपना रोल प्ले करते हैं, थर्ड वन वी कॉल इज जहाँ पर दोनों का मिक्सचर देखने को मिलता है। देन वी मूव टुवर्ड्स मनी सप्लाई टारगेटिंग। ये एक ऐसा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स जहां पर मार्केट में जो मनी सप्लाई है, जो सर्कुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ इनकम है, उसे हम प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करते हैं, जिसमें मनी सप्लाई, आउटपुट जो कि कंट्री जनरेट करती है, एंड व्हाट आर द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। सो इन तीनों को बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज किया जाता है, और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि बाय कंट्रोलिंग ऑफ वन फैक्टर, मनी सप्लाई में ये बिलीव है कि जो अदर 2 फैक्टर्स है वो स्टेबलाइज हो जाते हैं, विच मीन्स 3 फैक्टर में से अगर हमने किसी भी एक फैक्टर को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया तो जो बाकी 2 फैक्टर्स है वो ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज हो जाएंगे, और मार्केट में जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू है करेंसी की वो अच्छी तरीके से मेंटेन बनी रहेगी। तो इस तरीके से जो सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, वो मार्केट में इन तीनों फैक्टर में से किसी एक फैक्टर को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करते हैं। देन अब हम बात करते हैं आरबीआई के बारे में, विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की हम ऑटोनॉमी के बारे में बात करें कि ये किस तरीके से मार्केट में काम करता है। सो आरबीआई इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट, एज वी नो कि आरबीआई ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, इनके साथ गवर्नमेंट के कुछ पावर्स होते हैं, गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले करती है, तो उस रोल प्ले के अकॉर्डिंग ही आरबीआई मार्केट में फंक्शनिंग करती है। सो एज द 1934 एक्ट गवर्निंग इट्स ऑपरेशन गिव्स द गवर्नमेंट पावर्स टू डायरेक्ट इट, गवर्नमेंट ने पावर दिया है कि आपको उसको डायरेक्शन करना है, प्रॉपर तरीके से चलाना है। ऐसे में गवर्नमेंट अपॉइंट्स करती है सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स को एंड 4 डिप्यूटीज को। इवन आरबीआई एक्ट 1934 ये कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम गिव सच डायरेक्शन टू द बैंक, उन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, और ऐसे में डायरेक्शन कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ द गवर्नर ऑफ द बैंक, उनसे कंसल्टेशन किया जाता है कि मार्केट में जो भी डिसीजन हम लेने वाले हैं, दैट डिसीजन पब्लिक इंटरेस्ट में कितना ज्यादा जरूरी है। इवन टेक्निकली हम ये कह सकते हैं गवर्नमेंट इज परमिटेड बाय द एक्ट टू सुपरसीड द सेंट्रल बैंक, और ये बिलीव किया जाता है कि आरबीआई अगर अपने किसी भी ऑब्लिगेशन को अगर ठीक से नहीं कर पा रहा है या कहीं पर लैक कर रहा है, तो ऐसे में गवर्नमेंट वहां पर उन्हें सपोर्ट भी करता है। सो ये हमें देखने को मिल रहा है कि जो ऑटोनॉमी है आरबीआई की, यहाँ पर गवर्नमेंट विद आरबीआई दोनों का मिक्सचर हमें देखने को मिलता है। देन वी टॉक अबाउट क्रेडिबिलिटी ऑफ आरबीआई, विच मीन्स मार्केट में कोई भी एक इंस्टीट्यूशन जब रहती है तो उसका इमेज मार्केट में किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसकी कंसिस्टेंसी, उसके अकॉर्डिंग हम क्रेडिबिलिटी के बारे में जान सकते हैं। सो यहाँ पे मेंशन किया गया है सेंट्रल बैंक आर प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैविंग देयर ओन आइडेंटिटी एंड मैंडेट टू फुलफिल। इन्हें बनाया इसलिए गया है कि ये अपने एक खुद की आइडेंटिटी बनाए और साथ ही साथ जो जिसके लिए इनकी जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करें।
सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैव टू फ्रेम देयर पॉलिसीज एंड यूज द इंस्ट्रूमेंट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट। अपने पॉलिसीज बनाती हैं और साथ में कंसल्ट करती है गवर्नमेंट के साथ कि किस तरीके से इसे पब्लिक इंटरेस्ट में इम्प्लाई किया जाए। देन आरबीआई हैज इमर्ज अ क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देन यहाँ पर इन्फ्लुएंस बाय द गवर्नमेंट इन इट्स पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। गवर्नमेंट की पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ये इन्फ्लुएंस भी होते हैं। इट हैज प्लेड इट्स ओन रोल इन डेवलपिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। हमारे देश में फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आरबीआई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इवन दो हमने जैसे अभी पिछले साइड में देखा कि यहाँ पर जो ऑटोनॉमी है वो लैग भी करती है, बट इन्होंने अपना स्टैंड क्लियर रखा है कि जब भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन तो ये अपने क्रेडिबिलिटी को सामने रखेंगे और ट्राई करेंगे कि अच्छे तरीके से क्रेडिबल हमेशा रहे। देन वी टॉक अबाउट अकाउंटेबिलिटी। सो अकाउंटेबिलिटी जनरली मीन्स व्हाट, कि हमें जवाब कैसे देना है। बिकॉज कोई भी ऑब्जेक्टिव आरबीआई को अगर दिया जाता है, सेंट्रल बैंक को दिया जाता है, तो ऐसे में अगर वो ऑब्जेक्टिव किस तरीके से अचीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में हु इज अकाउंटेबल। सो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, सेंट्रल बैंक हैव्स टू परफॉर्म डाइवर्स फंक्शंस, मल्टीपल फंक्शन इनको बनाने पड़ते हैं। सो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन्हें प्रिपेयर करना होता है, फिजिकल रिफॉर्म्स ये बनाते हैं, फॉरेक्स मार्केट्स में रिफॉर्म्स कैसे करने वो बनाते हैं। सो ऐसे में जो डेवलपिंग कंट्रीज का जो ग्रोथ है ज्यादा करके सेंट्रल बैंक पे डिपेंड करता है। फॉर द रिफॉर्म्स टू सक्सीड, जो भी रिफॉर्म्स इन्होंने बनाया है उन्हें अगर इन्हें सक्सीड करना है, सो दे हैव टू मेक अ बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट, विच मीन्स अगर कोऑर्डिनेशन रखेंगे अच्छे तरीके से बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट, सो वी कैन ऑटोमेटिकली और सक्सेसफुली सक्सीड अवर रिफॉर्म्स एज वेल। सो उसके लिए हमें दोनों का कोऑर्डिनेशन जरूरी है। देन अकाउंटेबिलिटी विल एंश्योर ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स, विच मीन्स अगर हमें पता है कि हु इज अकाउंटेबल फॉर द पर्टिकुलर पॉइंट और पर्टिकुलर टास्क, तो ऐसे में हम प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे और साथ ही साथ बेटर गवर्नेंस चला पाएंगे। स्टूडेंट्स, देन अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, विच इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स कि जब भी हम कोई भी चीज सामने वाले को जब एक्सप्रेस कर रहे हैं तो एक्सप्रेस के समय में हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। कुछ भी चीजें हमें ऐसे नहीं कि जो कि हमें छुपा के रखनी है। तो इसमें सेंट्रल बैंक भी पब्लिक के सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि वो ट्रांसपेरेंट रखती हैं। द फर्स्ट थिंग इज अनाउंसमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी एंड रिव्यू, कि मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से रखने वाले हैं और उसका रिव्यू भी रखना अगर रिव्यू है तो। देन मेथड्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, किस तरीके से वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने वाली हैं, उनके मेथड किस तरीके के होंगे वो बताते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का होगा, मैनेजमेंट किस तरीके का होगा। देन प्रोवाइडिंग रिलायबल डेटा ऑन मॉनेटरी इश्यूज, हम मॉनेटरी इश्यूज के ऊपर जो भी हमें उनको सॉल्व करना है तो हम किस डेटा पर रिलाई कर रहे हैं वो भी हमें देखना होता है, वो भी ये बताते हैं। देन इवन क्वार्टरली और मंथली रिपोर्ट्स अबाउट मॉनेटरी डेवलपमेंट्स के बारे में ये शो करते हैं कि किस तरीके से जो आरबीआई है वो अपने क्वार्टरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे मार्केट में ठीक तरीके से परफॉर्म कर रही है। इवन रिपोर्ट ऑन इन्फ्लेशन टारगेटिंग, कि मार्केट में किस तरीके से इन्फ्लेशन पे काम किया जा रहा है, कैसे उसे कंट्रोल किया जा रहा है, कैसे टैकल किया जा रहा है और क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। एंड एट द एंड वी शुड ऑल्सो डिस्क्लोजर ऑफ डिस्कशन बिटवीन द सेंट्रल बैंक ऑफिशियल्स एंड द गवर्नमेंट। हम डिस्क्लोज करते हैं कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ हमारे किस तरीके के डिस्कशंस हुए हैं और वो डिस्कशंस पब्लिक इंटरेस्ट में किस तरीके से इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस मॉड्यूल 1 में वी हैड कवर्ड एन ओवरव्यू ऑफ सेंट्रल बैंकिंग, जिसमें हमने सेंट्रल बैंकिंग के डेफिनेशन के बारे में समझा। वी टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंकिंग एंड सेवरल अदर टॉपिक्स। सो इन अवर नेक्स्ट सेशन वी स्टार्ट विद अवर मॉड्यूल 2, जहां पर हम कुछ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।